हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी या फिर उत्तर प्रदेश की भूगोल से रिलेटेड 100 प्लस यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, यूपी एसआई हो, यूपी पुलिस हो, यूपी लेखापाल हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके अलावा आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए हुए हैं ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी इन क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है फुलहर झील, है ना। देखिए किस जिले में है? पीलीभीत जिले में है फुलहर झील। इसके अलावा यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती। तो गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से ही होता है और पीलीभीत जिले के अंतर्गत ये आती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रामगंगा जो बांध है ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा डैम है हाइट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये कहाँ पर है? बिजनौर जिले में स्थित है। इसके अलावा इसकी जो हाइट है वो 128 मीटर ऊंची इसकी हाइट है। इसके अलावा कहीं कहीं आपको रिहंद लिखा मिलता है, तो वो रिहंद सही आंसर नहीं होगा, इसका रामगंगा ही सही आंसर होगा। तो ये बात आपको अलग से नोट डाउन करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपद में पाए जाने वाले खनिज में कौन सा सही सुमेलित है? पहला है सोनभद्र चूना पत्थर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ए आंसर ही इसका सही हो जाएगा। सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है। बाकी जितने भी ऑप्शन है ये गलत हो जाएंगे। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में 2008 में आया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शारदा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है ना। इसकी लंबाई कितनी है? तो 12,368 किलोमीटर। तो इसकी शाखाओं और प्रशाखाओं को मिला करके 12,368 किलोमीटर लंबी ये नहर है। इसके अलावा ये है कहाँ पर? तो पीलीभीत के बनवासा के पास से इसको निकाला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गोकुल बैराज जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है ना। ये कहाँ पर है? मथुरा जिले में ये स्थित है। इसके अलावा यमुना नदी पर इसको बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1973 में या फिर 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। किस उद्देश्य से टाइगर प्रोजेक्ट को लाया गया था? देखिए बाघों की तेज़ी से संख्या में कमी हो रही थी, है ना। तो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पर उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, इसका अयस्क क्या होता है? तो पिचब्लेट जो है वो यूरेनियम का अयस्क होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मैक्सिमम कोयला भारत से निकाला जाता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो भारत में मैक्सिमम कोयला निकाला जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला निकाला जाता है ना। इस सेकंड कैटेगरी का कोयला होता है जो कि सर्वाधिक मात्रा में यहाँ से निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो देखिए चूना पत्थर तो पाया जाता है, अभ्रक नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा बॉक्साइट भी पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है। तो जो अभ्रक नाम का खनिज है यह उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। चलिए आगे बात करते हैं, रेणुकूट जाना जाता है। तो जो रेणुकूट है वो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो सोनभद्र जिले में यूपी के स्थित है ये। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि जो बॉक्साइट होता है वो किसका अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हमने हमारे चैनल में यूपी जी के जो ज्योग्राफी है इसको कंप्लीट कर लिया है। तो आपको यदि डिटेल में यूपी ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप हमारी यूपी जेके की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारे प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाकर के आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। बलू पत्थर मिर्जापुर में, ये भी सही है। सिलिका बालू इलाहाबाद में, ये भी सही है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। यूरेनियम जो है ये झांसी में नहीं पाया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो ललितपुर में ये पाया जाता है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न शैल समूहों में से किसमें प्रदेश में कोयला पाया जाता है? तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इससे हमारे भारत में सर्वाधिक कोयला निकाला जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं,
उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, जो है हमारे यहाँ पर 9 शस्य जलवायु क्षेत्र हैं, या फिर इसे हम कृषि जलवायु प्रदेश में भी बोलते हैं। तो ये देखिए कई बार एग्जाम में आया है, लोअर प्री 2013 में आया, इसके अलावा पीसीएस प्री 2014 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन मैंने रखे हैं सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से आपको ये क्वेश्चन देखते चलने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गेहूं। आप सभी को पता ही होगा कि गेहूं के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का सबसे ऊपर स्थान आता है ना। इसके अलावा खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर आता है ना। इसके अलावा गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है, तिलहन, दलहन, मसाले इन सभी पर नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, खाद्यान्न उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए सुनहरी क्रांति खाद्यान्न ये गलत हो जाएगा, नीली क्रांति कुक्कुट ये भी गलत हो जाएगा, श्वेत क्रांति दूध ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा जो हरित क्रांति है वन से, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो केसर का उत्पादन होता है वो अलीगढ़ में होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं लेक्चर तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, हमारी यूपी जेके की प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम भारत की बात करें, देश की बात करें, तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो केसर का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? तो जम्मू और कश्मीर में हमें देखने को मिलता है सर्वाधिक उत्पादन। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो मछली पालन या फिर मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। चलिए जो हमारे देश की अलग अलग महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जो हरित क्रांति है ये खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, कृष्ण क्रांति जो है ये बायोडीजल से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति मसाले से है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से है। तो ये कुछ क्रांतियां हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो सारी क्रांतियाँ आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा है, इसके अलावा मध्य प्रदेश का ये हिस्सा है और हरियाणा का भी ये हिस्सा है ना। राजस्थान का हिस्सा ये नहीं है। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, इसका जो क्षेत्र है वो तीनों राज्यों में आता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, और तीनों राज्य इसके प्रशासन को देखते हैं। इसके अलावा यूपी की बात किया जाए तो आगरा और इटावा है ना, आगरा और इटावा जिलों में ये विस्तृत है और 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 रामसर साइट को शामिल किया गया है ना 2020 में। रामसर साइट क्या होती हैं? देखिए जो रामसर साइट होती हैं ये आर्द्र भूमि के बड़े क्षेत्र होते हैं और आर्द्र भूमि जो होती हैं वो जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा जो रामसर है ये ईरान में एक शहर का नाम है, ठीक है। और 2 फरवरी 1971 को जो इसकी संधि हुई थी है ना, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि की एक संधि हुई थी, जो आर्द्र भूमि के जितने भी क्षेत्र होते हैं इनको बचाने के लिए। तो ये ईरान का एक शहर है रामसर, यहाँ पर ये संधि हुई थी और 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमि दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि रामसर सम्मेलन जो है ये किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है ये प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2073 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इटावा जिले में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2013 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है इटावा में बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है?
तो जो प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है वो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि ललितपुर में आता है, यही है। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 5.4 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है या फिर क्षेत्रफल है, और 1977 में इसको स्थापित किया गया था या फिर इसका फाउंडेशन किया गया था। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं, गन्ना और आलू, है ना। बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं के उत्पादन में, गन्ने के उत्पादन में और आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी स्थान रखता है। इसके अलावा कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गन्ना है इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, इसी के चलते उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याले की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये एक इंडियन ज्योग्राफी का मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया है ताकि आपका थोड़ा रिविजन हो जाए इंडियन ज्योग्राफी का भी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये ईयर भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई प्रदेश में सर्वप्रथम। ये कहाँ पर है? तो उन्नाव में ये स्थित है। इसके अलावा 2.25 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल भी आपको याद रखना है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार वर्तमान में इसका नाम है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो सबसे जो विस्तृत पक्षी विहार है, सबसे बड़ा पक्षी विहार है वो कौन सा है? तो लाखभाषी पक्षी विहार प्रदेश का सबसे विस्तृत पक्षी विहार है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 80.23 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और कन्नौज में ये स्थित है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं दोनों। इसका एरिया भी आपको याद रखना है और इसका जिला भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव ये गलत है। इसके अलावा ओखला वन्यजीव ये ललितपुर में, ये भी गलत है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हरदोई में है और डी वाला भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य है 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और 3 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, इसके अलावा दिल्ली है, यूपी है और राजस्थान है। तो इन 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है हथनी कुंड बैराज। वर्तमान में इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जानते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ना। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 15% है ना। देश की जितनी भी कृषि योग्य भूमि है उसमें से 15% भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारे पास है, इसलिए हम खाद्यान्न उत्पादन में भी नंबर 1 पर हैं। चलिए आगे बात करते हैं, लवकुश पेयजल बैराज कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कानपुर में स्थित है लवकुश पेयजल बैराज परियोजना। ठीक है, किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है ना। कानपुर में गंगा नदी बहती है, आपको पता ही होगा। और इसका जो निर्माण है वो राम मनोहर लोहिया जल आपूर्ति परियोजना के तहत किया गया था। ये देखिए, ये सारी चीज़ें जब हम यूपी की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाई हैं। तो एक बार मैं आपसे फिर बोलूँगा, यदि आपने मेरे यूपी जीके की ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, है ना। उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा इसका वर्तमान में नाम भी चेंज किया जाना है, तो रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में था पहले, अभी लद्दाख एरिया में आने लगा है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका एरिया कितना है? चूँकि सबसे बड़ा है तो आपको याद रखना है 4400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है या फिर एरिया है, और 1981 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। तो ये कुछ डिटेल भी आपको याद रखनी है।
चलिए आगे बात करते हैं। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में की गई थी सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना। कब की गई थी? तो 1956 में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की गई थी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 19 मार्च 1998 को उत्तर प्रदेश की वानिकी परियोजना का शुभारंभ हुआ या फिर स्टार्ट की गई। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन योजना किस देश के सहयोग से प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जापान के सहयोग से सहभागी वन प्रबंधन योजना यूपी में स्टार्ट की गई। और कब से की गई? तो जुलाई 2010 से इसको स्टार्ट किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा किसने दी? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आता है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर या फिर तीर्थ की संज्ञा दी है। क्यों दी है? क्योंकि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं ये किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आपको समझाई थी जब मैं आपको डैम वाला लेक्चर पढ़ा रहा था। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है ना। आपको ईयर भी बताना है और कौन सी है ये परियोजना, तो ये भी बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जादू घोड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है ना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादू घोड़ा खान। कहाँ पर है ये? झारखंड में ये खान स्थित है और यहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो इसको नगदी फसल भी बोल सकते हैं। तो गन्ना जो है उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। आपको पता ही होगा, देखिए यूपी पीसीएस 2008, यूपी पीसीएस मेंस 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं, माता टीला बांध से कौन सी नहर निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए गुरसराय भी निकलती है और मंदर भी निकलती है। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो माता टीला डैम है इससे गुरसराय और मंदर नामक दोनों नहरें निकलती हैं। इसका अन्य नाम क्या है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध भी इसको बोलते हैं और ये एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1958 में इसका निर्माण हुआ था और यूपी के ललितपुर में, है ना, ललितपुर में बेतवा नदी पर इसको बनाया गया है। तो ये सारी कुछ अन्य डिटेल भी आपको दिमाग में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी का दर्जा कब दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1935 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब से पड़ा? तो 24 जनवरी 1950 को, है ना। आपको पता होगा पहले इसके यूपी ही बोलते थे, लेकिन इसका फुल फॉर्म कुछ अलग था, यूनाइटेड प्रोविंस या फिर संयुक्त प्रांत इसको हम बोलते थे। लेकिन 24 जनवरी 1950 से हमारा जो राज्य है इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया और इसी दिन को हम स्थापना दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? तो वर्तमान स्वरूप मतलब जब उत्तराखंड हमसे अलग हुआ, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तराखंड हमसे अलग हुआ, है ना। 13 जिले उत्तराखंड में चले गए थे, तो इस दिन हमारा वर्तमान स्वरूप जो उत्तर प्रदेश का है ये सामने आया था। तो ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए मैनचेस्टर क्या है? इंग्लैंड में एक नगर है मैनचेस्टर, जो कि सूती वस्त्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात है ना। तो उसी की संज्ञा देते हुए भारत में जो अहमदाबाद को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है और उत्तर प्रदेश में कानपुर में सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है, इसी कारण से इसे मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है? तो चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर धान का या फिर चावल का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जौनपुर को पूर्व का सिराज के नाम से भी जाना जाता है और फिर पूर्व के सिराज की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। आप कई बार पढ़ा होगा इंडियन ज्योग्राफी में, है ना। कौन कौन से 5 राज्य हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है,
छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 राज्यों से होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। देखिए मानक समय रेखा क्या होती है, हर एक देश की अलग अलग मानक समय रेखा होती है ताकि उस देश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर समय में गड़बड़ी ना हो, इस कारण से हर देश की अपनी मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में सामान्यतः क्या होता है। तो देखिए पूर्व से यदि आप पश्चिम जाएंगे तो इसमें वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं तो यहाँ पर जो हवाएं होती हैं उनमें नमी की मात्रा कम होती है या फिर आर्द्रता की मात्रा कम होती जाती है। इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम जाने पर भी वर्षा में कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है 184.7 सेंटीमीटर हमें, और सबसे कम कहाँ होती है, तो मथुरा में सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है 54.4 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। तो जो भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून या फिर दक्षिण पश्चिमी पवनों के द्वारा होती है ना, आपको पता ही होगा। जैसे ये हमारा मान लीजिए इंडिया है, तो इस प्रकार से हवाएं चलती हैं और आप डायरेक्शन कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी जो पूंछ है, ठीक है, इस प्रकार से पवनों की दिशा का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो डी गोरखपुर, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया है ना, 184.7 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा होने का रीज़न क्या है गोरखपुर में, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है और उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है ना। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था पवनें 2 डायरेक्शन में मुड़ती हैं, एक तो सीधे पश्चिम की ओर चली जाती हैं इस प्रकार से है ना, और एक शाखा ऐसे जाती है शिवालिक से टकराती है और फिर वापस आती है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है हमें उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र है ना। देखिए यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, पवनें जब उत्तर की ओर मुड़ती हैं इस प्रकार से है ना, और फिर शिवालिक से टकरा करके वापस रिटर्न होती हैं, तो जो तराई क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्न में से किस प्रकार की जलवायु है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपोष्ण व उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की है ना। देखिए उपोष्ण क्यों है, क्योंकि अक्षांशीय हिसाब से आप देखें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति उपोष्ण कटिबंध में है, जबकि उष्ण कटिबंधी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप यदि देखेंगे तो हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत है ना, जिसके कारण क्या होता है जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो हमारे भारत में इंटर नहीं कर पाती हैं, फिर उत्तर प्रदेश में इंटर नहीं कर पाती हैं। इसी कारण से जो भारत की उष्ण कटिबंधीय जलवायु है उसका प्रभाव हमें उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपोष्ण व उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ उत्तर प्रदेश में कितनी वर्षा करता है। तो पश्चिमी विक्षोभ या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और कहाँ पर होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें वर्षा देखने को मिलती है, जो कि भूमध्य सागर से उठती हैं पश्चिमी विक्षोभ है ना, ये वही वाली वर्षा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि या फिर वेटलैंड वाला जिला कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोनभद्र जिला सर्वाधिक नम भूमि या फिर वेटलैंड वाला एरिया है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका, सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या है ना। इसके अलावा सरयू किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है जो कि हिमालय से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है ना, नेशनल वाटर हाईवे है ना, 1 कहाँ किस में है, तो गंगा नदी पर है, आपको पता ही होगा। कहाँ से कहाँ तक है, तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक इसको बनाया गया है ना, प्रयागराज से हल्दिया के बीच में इसको बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ए, गंगा नदी को केंद्र द्वारा या फिर सेंट्रल द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। कब किया गया, तो नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इत्र का अच्छा खासा यहाँ पर कारोबार होता है और यहाँ का जो इत्र है वो देश ही नहीं विदेश में भी काफ़ी ज़्यादा विख्यात है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा कहाँ पर है केदारनाथ मंदिर? तो रुद्रप्रयाग में है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धामों में से भी एक है। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण करने और इसकी सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जुलाई 2014 से गंगा नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी 2 नदियां बनाती हैं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बनता है। गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के किस स्थान पर मिलने से यह गंगा नदी कहलाती है? ठीक है, तो देखिए जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो ये कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं और इस पॉइंट के बाद से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। चलिए अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो गंगा है वो मैदानी भाग में किस क्षेत्र के वास्ते प्रवेश करती है? ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस जिले में विस्तृत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रायबरेली में सबसे अधिक लंबाई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनका विस्तार है। और सबसे कम कहाँ पर है? तो अमरोहा में सबसे कम इसका विस्तार है, सिर्फ 52 किलोमीटर अमरोहा में। और रायबरेली की बात की जाए तो 2843 किलोमीटर लंबी नहरों का जाल रायबरेली में फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1930 से देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन प्रारंभ हुआ है ना। नलकूप या फिर आप ट्यूबवेल बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शाहजहां ने पूर्वी यमुना नहर का कार्य प्रारंभ कराया था। ठीक है, यह प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खातिमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थित है? तो जो खातिमा जल विद्युत केंद्र है ये शारदा नहर पर स्थित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 50 क्यूसेक है गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता। इसके अलावा इसका ये कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली नोएडा के समीप प्रताप विहार में ये स्थित है और नोएडा और गाजियाबाद को ये पेयजल उपलब्ध कराती है ना। तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि नोएडा और गाजियाबाद इससे लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ से भी ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है एग्जाम में, तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर के भंडारण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान है ना। भंडारण बोल रहे हैं, एक बात आपको याद रखना है, भंडारण में हमारा दूसरा स्थान आता है। जबकि यदि उत्पादन की बात की जाए तो पहले पर कौन सा है? राजस्थान है, दूसरे पर एमपी है और तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उत्पादन अलग चीज़ होती है, भंडारण अलग चीज़ होती है। भंडारण का मतलब क्या है कि चूने पत्थर का वहाँ पर भंडारण है लेकिन निकाला नहीं जा रहा है। लेकिन जो उत्पादन की बात की जाए तो राजस्थान, एमपी और आंध्र प्रदेश में टॉप पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाया गया था? ठीक है, तो जो प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है ये कहाँ था? दुधवा नेशनल पार्क जो है यह प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व था। ठीक है, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। 490 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसके अलावा भारत नेपाल की सीमा पर ये स्थित है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित पठारी भाग की सर्वोच्च ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो कौन सी पहाड़ी है? सोनाकर की पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? तो जो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार है। कहाँ पर है ये? तो चंदौली जिले में है और 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, घड़ियालों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था 3 राज्य इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं, यूपी, एमपी और राजस्थान। इसके अलावा आगरा और इटावा में यह विस्तृत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिद्धों की असमय जो मृत्यु हो जाती है उसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
डिक्लोफेनिक सोडियम जो एक रसायन होता है, यह गिद्धों की असामयिक मृत्युओं के लिए जिम्मेदार है ना। गिद्ध हो गए, कौवे हो गए, है ना। देखिए ये क्या होता है डिक्लोफेनिक सोडियम, जो भी आपको पता होगा जो गिद्ध होते हैं, इसके अलावा जो कौवे होते हैं, ये मृत जीव जंतुओं को खाते हैं। कोई जीव मर गया तो उसकी जब बॉडी सड़ने लगती है तो उसको ये खाते हैं। तो वो जो सड़ा हुआ मांस होता है उसमें ये सोडियम या फिर जो डिक्लोफेनिक सोडियम है या फिर जो ये रासायनिक है ये पाया जाता है, और इसी कारण से इनकी तेज़ी से मृत्यु हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नरोरा। आपको पता ही होगा, है ना, हमारे यहाँ एकमात्र जो नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है नरोरा के नाम से जाना जाता है इसको। कहाँ पर है ये? तो बुलंदशहर में है, और इसकी क्षमता कितनी है? तो 220 मेगावाट इसकी क्षमता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भांवर की जो तंग पट्टी है किस क्षेत्र में मिलती है? तो किस क्षेत्र में? जो भावर क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? ककरीला और पथरीला क्षेत्र होता है। ये चीज़ मैंने आपको फिजिकल डिवीज़न में बहुत अच्छे से पढ़ाई है, क्या भावर होता है, तराई, बांगर, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। तो एक बार मैं आपसे फिर बोलना चाहूँगा, यदि आपने मेरे यूपीजीके के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में हमने सारे लेक्चर वहाँ पर कवर किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलती है? ठीक है, तो देखिए पहला है धान दिया है, कपास, गेहूं और गन्ना। तो देखिए यहाँ पर धान की खेती अच्छी खासी होती है, इसके अलावा गन्ने की खेती अच्छी खासी होती है, क्योंकि देखिए जो तराई क्षेत्र होता है ये काफ़ी ज़्यादा नमी वाला क्षेत्र होता है और यहाँ पर वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऐसी फसलें ली जाएंगी जिनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो धान और गन्ने की कृषि यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 4। चलिए आगे बात करते हैं, ओवरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोवियत संघ या फिर रूस के सहयोग से ओवरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना कब की गई? 1971 में। और कहाँ पर ये स्थित है? तो सोनभद्र जिले में ये स्थित है। ठीक है, और 1288 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो ये तीनों डिटेल आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खादर और बांगर निम्न में से किस प्रकार की मृदा है? ठीक है, तो जो खादर और बांगर है ये जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आती है ना। एक होती है नई जलोढ़ और एक होती है पुरानी जलोढ़। जो बांगर होती है इसे हम पुरानी जलोढ़ बोलते हैं, और जो खादर होती है इसे हम नवीन जलोढ़ बोलते हैं। खादर जो नवीन जलोढ़ होती है सर्वाधिक उपजाऊ होती है, और इससे थोड़ा कम उपजाऊ होती है बांगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत जो भूमि मापन की इकाई है वो कौन सी है? तो बीघा, सी इसका आंसर हो जाएगा। बीघा जो है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? तो देखिए प्रयागराज तो नहीं है, है ना, मथुरा है, इसके अलावा आगरा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बी और सी। मथुरा और आगरा सर्वाधिक प्रभावित हैं वायु अपरदन से ना। वायु के द्वारा जो अपरदन देखने को मिलता है उससे मथुरा आगरा सर्वाधिक प्रभावित हैं। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ये वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मृदा अपरदन के द्वारा प्रदेश में व्हीड़ों का निर्माण हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवनाली का अपरदन के द्वारा व्हीड़ों का निर्माण होता है ना। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, है ना। कौन सी नदी करती है? तो जो चंबल नदी है ना, जो मध्य प्रदेश से ओरिजिन होता है जिसका, और फिर वापस यहाँ यमुना में आकर के मिलती है। तो जो चंबल नदी है ये अवनाली का अपरदन के लिए जानी जाती है देश में, और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए अवनाली का अपरदन क्या होता है? जब नदी बहती है तो इतना ज़्यादा कटाव करती है कि बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण कर देती है, जिसे हम बीहड़ बोलते हैं ना। आपने डाकुओं की मूवी देखी होगी, चंबल के डाकू बहुत फेमस रहे हैं। तो ये जो चंबल के डाकू हैं इन्हीं बीहड़ों को अपना स्थान या फिर सहारा बनाते थे छुपने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में खारापन या फिर क्षारीयता की जो समस्या होती है इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके हम मिट्टी का खारापन या फिर क्षारीयता की समस्या को दूर कर सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए? तो उर्वर भूमि का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। ठीक है, देखिए पीएच मान क्या होता है, 7 में ये उदासीन हो जाता है। 7 के यदि आप नीचे जाएंगे 6, 5 तो ये अम्लीय हो जाएगा, और 7 के ऊपर आप जाएंगे 8, 9 तो ये क्षारीय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राकर मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो जो तिल की फसल होती है उसके लिए राकर मृदा सबसे उपयुक्त है। देखिए जो राकर मृदा होती है ये लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा होती है, जो कि प्रदेश के जो ढाल वाले क्षेत्र हैं उन स्थानों पर पाई जाती है। और इस पर कौन सी खेती होती है? तो तिल हो गया, है ना, इसके अलावा चना हो गया। तो इन फसलों की कृषि राकर मृदा में की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वन नीति कब घोषित की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य वन नीति 1998 में
घोषित की गई, तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत सरकार के द्वारा भी 1998 में ही घोषित की गई थी, है ना। इस नीति में क्या कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के जो जितना भी क्षेत्रफल है उसका 33.33% भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है। ठीक है, और जैसे ही भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय वन नीति को घोषित किया, उसके कुछ समय बाद ही 26 दिसंबर 1998 को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी वन नीति को घोषित किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपरदन हमें सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो उत्तर प्रदेश में हमें जलीय अपरदन सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिलता है, और जो तराई क्षेत्र है ना, जो दलदली क्षेत्र होता है, यहाँ पर भी सर्वाधिक जलीय अपरदन हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत की संज्ञा भी दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा परत अपरदन। यह हमें खेतों में देखने को मिलता है। परत अपरदन क्या होता है? यह मृदा की ऊपरी सतह को क्या करता है? खत्म कर देता है, या फिर ऊपरी सतह का ह्रास कर देता है, जिससे धीरे धीरे मृदा की जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं परत अपरदन। इसे किसान की मौत की संज्ञा भी दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं, है ना। ये सोनभद्र जिले का जो टोटल एरिया है उसका जो लगभग 35.2% क्षेत्रफल है ना। इतने क्षेत्रफल पर यहाँ पर वन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो संत रविदास नगर है यहाँ पर न्यूनतम वन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो जो बुंदेलखंड का रीजन है या फिर बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये सबसे पुराना आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है ना। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में इसका निर्माण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपको पता ही होगा गोंडवाना लैंड प्राचीनतम हिस्सा है हमारा भारत का, सबसे प्राचीन हिस्सा यही है। पूरा जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है या फिर प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भारत है, ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। चलिए आगे बात करते हैं, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए समतल भी होती है, नम भी होती है और दलदल भी होती है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। जो तराई क्षेत्र होता है ये दलदली भी होता है, नम भी होता है और समतल भी होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्य दिल्ली को छोड़कर सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 राज्यों की सीमाएं टच होती हैं। कौन कौन से हैं? देखिए उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इसके बाद राजस्थान है, राजस्थान के अलावा एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। ठीक है, तो ये हो गए। इसके अलावा दिल्ली हो जाएगा जो कि यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा हरियाणा। ठीक है, तो ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस एक देश नेपाल, है ना। तो इतनी बाउंड्री या फिर इतनी सीमाएं हमारे राज्य के साथ टच होती हैं। तो 8 राज्य प्लस एक यूनियन टेरिटरी प्लस एक देश, ऐसे आप याद रख सकते हैं, 8 + 1 + 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन में कौन सा भाग शामिल नहीं है? तो देखिए भावर और तराई क्षेत्र भी हैं, गंगा का मैदानी भाग भी है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र भी है, रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल नहीं है उत्तर प्रदेश के फिजिकल डिवीजन में या फिर भौगोलिक विभाजन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। शिवालिक जो है, जो कि हिमालय का ही हिस्सा है ना, यह उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों की बाउंड्री को स्पर्श करता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 4, बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से 4 राज्यों को टच करता है? तो देखिए एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इसके अलावा बिहार है। तो ये 4 राज्यों को टच करता है। ओवरऑल देश में देखा जाए तो एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को टच करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, जो दक्षिण का पठारी भूभाग है उसको हम बुंदेलखंड के पठार के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन युग में विंध्याचल पर्वतमाला जो या फिर जो बुंदेलखंड का पठार है इसका निर्माण हुआ था। इसके अलावा लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा स्थान आता है?
ठीक है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमारा चौथा स्थान आता है। हमसे ऊपर कौन कौन सा है, देखिए सबसे बड़ा है राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है एमपी, एमपी के बाद आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद फिर आता है यूपी। ठीक है, तो चौथे स्थान पर आते हैं हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे 101 महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी या फिर उत्तर प्रदेश की भूगोल के क्वेश्चन। ये ऑलरेडी हमने इसकी थ्योरी भी पढ़ी हुई है, तो यदि आपने मेरी थ्योरी के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी यूपी जीके की प्लेलिस्ट में जाकर के सारी थ्योरी देख सकते हैं। और इस सीरीज़ को आप 2-3 बार अच्छे से देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे ये क्वेश्चन, और आगे भी यहाँ से क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।